जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर सामरे शर्मा। आज हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम पढ़ेंगे। जो भारतीय संविधान से हमने संविधान का मतलब ये बताया कि लिखित एक विशेष दस्तावेज जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का संपूर्ण ब्यौरा दर्ज होता है, उसको हम संविधान कहते हैं। जो भारतीय संविधान है वो उस संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, उससे पहले जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों ने भारतीयों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर विभिन्न चार्टर एक्ट या अधिनियम लेके आए, और वही चार्टर एक्ट या अधिनियम आगे चलकर के भारतीय संविधान का आधार स्तंभ बनते हैं। तो इस विकास यात्रा से चलने से पहले हम इसके पृष्ठभूमि को जानेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, हम बात करें तो अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से आए और सबसे पहले हम वैधानिक रूप से अनुमति सर टॉमस अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो था, उसने जहांगीर से, तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर थे, उनसे व्यापार की वैधानिक अनुमति प्राप्त की। व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति ली। सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की। जब अंग्रेजों का यहाँ पर मुनाफा बढ़ता गया, धीरे धीरे यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र था भारत में, उसमें फूट देखी तो अंग्रेजों ने उसमें फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। उसी फायदे के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व जमाने से पहले दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन दोनों महत्वपूर्ण युद्धों में अंग्रेजों की विजय होती है। वो युद्ध की बात हम ये करें, पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिला है, वहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवस्थित है। दूसरा है बक्सर। जो बक्सर है ये बिहार में है। भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो निर्णायक युद्ध साबित हुए हैं। इन दोनों निर्णायक युद्धों में अंग्रेजों की विजय होती है और विजय के फलस्वरूप धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। सबसे पहले बात ये करें कि प्लासी के युद्ध की बात हम करें तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। अर्थात बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसके विश्वासघात की वजह से यहाँ अंग्रेज विजय हो जाते हैं। गवर्नर हार जाता है और हारने के बाद में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो धीरे धीरे इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते इन्होंने बक्सर एक जगह है, वहाँ बक्सर बिहार में एक स्थान विशेष है, वहाँ तक इनका प्रभुत्व बढ़ता है। तो उस समय बंगाल के नवाब और तत्कालीन अवध का जो नवाब है और मुगल सम्राट, वो ये तीनों मिलकर के एक त्रिकूट का निर्माण करते हैं कि ताकि संयुक्त सेना के माध्यम से इन अंग्रेजों को हरा करके देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से इनकी हार होती है। देखिए, बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को कब हुआ? बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में, वर्तमान में बिहार का एक जिला है, और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। किन किन के मध्य हुआ? देखो, ये त्रिगुट है, तीन शक्तियों का गुट है, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। देखो दोस्तों, यहाँ प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है और यहाँ सुजाउद्दौला है। दोनों नामों में थोड़ा डिफरेंस है।
दोनों चीज़ पूछ। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है और बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब अवध का नवाब यहाँ शुजाउद्दौला है। और तीसरा है मुगल शासक शाह आलम। इन तीनों ने एक त्रिगुट बनाया अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए, और अंग्रेजी सेना मेजर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ रही थी। किनके नेतृत्व में? मेजर मुनरो के नेतृत्व में। अब इन दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें मेजर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजयी हो जाती है, और इस तरह ये जो बंगाल है, इस बंगाल पर वैधानिक रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत करने के लिए एक्ट लेके आए, और वो जो एक्ट है वो ही हमारे संविधान का आधार बनते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों समझ में आएंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, देखिए भारत पर जो कानून है ब्रिटिश संसद के माध्यम से बना दिए गए, वो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लागू किए गए और दूसरे थे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से लागू किए गए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लागू किए गए जो एक्ट है, कानून है, वो है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, पहला रेगुलेटरी एक्ट था। दूसरा 1781 का संशोधित कानून, तीसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद में 1857 का संघर्ष होता है। उसके बाद में अंग्रेजों ने अपनी रणनीति चेंज की और फिर उन्होंने 1858 का एक्ट लेके आए, जो कंपनी के अधिकार था, राजनीतिक अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के माध्यम से जो एक्ट लागू किए जा रहे थे उनको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से जो एक्ट है, अधिनियम है, उनको लागू किया गया। तो इसमें सबसे पहला था 1858 ईस्वी का अधिनियम, उसके बाद 1761 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1909 ईस्वी का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसके बाद में हम सबसे पहले 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की बात करेंगे हम। ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट, देखिए जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है, ये प्रथम एक्ट था। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित प्रथम एक्ट था। इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, देखो उनके प्रावधान की बात करें हम। सबसे पहले तो ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। देखिए 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में की प्रावधान की बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को शामिल कर दिया गया। बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपके वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स, तो इसको हम ये कह सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वह है वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी फिर बाद हम यदि हम बंगाल के गवर्नर की बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें, प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स। देखो दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर शब्द का इस्तेमाल हुआ, और बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। जब कल बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, तो उस समय बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। तो इस तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 1774 ईस्वी में बनता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को बनाया गया। सर एलिजा एमपी प्रथम सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसके अंतर्गत कलकत्ता में पोर्ट विलियम है, वहाँ पे जगह विशेष, वहाँ पर पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में अस्तित्व में आता है, और इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले सर एलिजा एमपी को बनाया गया। तो इस तरह 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने थी। पहली, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद में हम बात करते हैं जब इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई, तो 1781 का संशोधित कानून लाया गया। उस संशोधित कानून में कुछ सुधार कर दिए गए जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके बाद में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो यहाँ रेगुलेटिंग का मतलब होता है संस्थापन, नियामक। रेगुलेटिंग एक्ट यानी कानून, नियामक कानून। कभी ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो यहाँ जो पिट्स शब्द है ये तत्कालीन समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट थे, उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं इसको। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। देखिए 1784 के एक्ट के अंतर्गत प्रावधान की बात हम ये करें तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं उन कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक कार्य और एक राजनीतिक कार्य।
राजनीतिक कार्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला कार्य व्यापारिक कार्य कर दिया गया, दूसरा राजनीतिक कार्य कर दिया गया। इस व्यापारिक कार्य करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत याद कैसे करेंगे? जो डायरेक्टर्स हैं वो व्यापार का कार्य करेंगे और जो कंट्रोल का काम कौन करेंगे? वो राजनीतिक लोग करेंगे। तो इस तरह ये दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिए गए और इस तरह हम ये कह सकते हैं द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत। इसके बाद में हम बात करते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ईस्वी का चार्टर एक्ट। देखिए 1773 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये कर दिया गया कि जो कंपनी है, कंपनी के शासन को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जो कंपनी की शासन व्यवस्था है, कंपनी का जो कंट्रोल है, नियंत्रण निर्देशन है, वो ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो ये क्रमशः 20 वर्षों के लिए बढ़ेगा। 1793 में यदि 20 जोड़ते हैं तो 1813 आएगा। 20 वर्ष, अब इसमें 20 वर्ष जोड़ें तो क्या आएगा? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। देखिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई धर्म प्रचारक हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। देखो 1813 के एक्ट के अंतर्गत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। इसको कैसे याद करेंगे? 13 को अंतर्गत क्या होता है? 13 मेरा, अर्थात जो 13 है वो मेरा होगा। जो 13 है अर्थात जो 13 धर्म है वो मेरा धर्म हो जाएगा। 13 जो धर्म है वो मेरा धर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति दी गई कि भारत में आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा है इसमें भारत में चाय